क्षेत्र से, है ना। तो इंडिया जो है उसको हम अगर भौतिक प्रदेशों के रूप में देखें तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं हम। एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक, यानी कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय खंड जो है, और दूसरा हिमालय और अदर जो भी प्रायद्वीपीय भारत के माउंटेन्स हैं, पर्वत है, उनके रूप में, और एक इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान के रूप में। ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, बट हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। डिफरेंट तरीके से कैसे पढ़ेंगे कि जो मेजर 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं, जो 6 भौतिक प्रदेशों में हम बांटते हैं, उनके अलावा हम क्या करेंगे, शुरुआत में हम सिर्फ माउंटेन्स पढ़ लेंगे। जैसे हम इनको बांटते कैसे हैं, यहाँ से मेन टॉपिक है वो शुरू होगा कि जो भू आकृतिक विभाग है या फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उसको हम उत्तरी और उत्तरी पूर्व की जो या नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं, एक डिवीजन ये हो गया। दूसरा उत्तर भारत के मैदान हो गए। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। चौथा भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, यानी कि हम थार मरुस्थल की मेनली इसमें बात करते हैं। फिर तटीय मैदान हो गए, कोस्टल प्लेन्स, और जो आइलैंड है हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले द्वीप समूह हो गए। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने प्रायद्वीपीय भारत की भी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको भी शामिल कर लिया है, ताकि फिर हम बाद में उत्तरी भारत के मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह आसानी से पढ़ सकें। बार बार जो है पर्वत श्रृंखलाएं हमको बीच में परेशान नहीं करें, वरना फिर कोई पठार आएगा, फिर एक पर्वत आ जाएगा, हमको उसको लांग के जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम इनको पहले कर लेते हैं। एक बार एनसीईआरटी का थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं, क्योंकि एज इट इज लाइन है वो एग्जाम में आ जाती है। प्रायद्वीपीय जो खंड है, इसकी उत्तरी सीमा है वो कटी फटी है ना। कहाँ से शुरू होती है, आरंभ कच्छ से होती है और अरावली पहाड़ियों की पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा के डेल्टा तक जाती है। अब आप देख रहे होंगे बीच में कहीं पठार आ जाता है, कहीं मैदान आ जाता है, कहीं पहाड़ियां आ जाती हैं। इसी वजह से जो उत्तरी सीमा है प्रायद्वीपीय भारत की, अगर मैं इस तरह से आपका मैप बनाऊं तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये ऐसे एकदम कंटिन्यूअस नहीं है, निरंतर नहीं है, ये कटी फटी है। कहीं पहाड़ आ जाएंगे, कहीं पठार आ जाएंगे, कहीं मैदान आ जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है कटी फटी है। हाँ, कह सकते हैं। कहाँ से शुरू हो रही है, कच्छ से शुरू हो रही है। कहाँ तक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वहां तक है ना, दिल्ली से होकर। या फिर हम ये भी कह देंगे कि अगर अरावली के सहारे गुजरती है। बहुत सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं, आपको सिर्फ लोकेशन ध्यान में रखनी है। इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट में कार्बी आंगलोंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ ईस्ट में है और हमें ऐसे लगता है कि ये तो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा होगा, नहीं, ये भी प्रायद्वीप पठार का ही भारत है, सॉरी भाग है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो मेघालय है, मेघालय का जो पठार है वो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। और मेघालय के पठार पे कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया, और ये तीनों जैसे मैंने लिखी है ना, इसी सीक्वेंस में है, पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो ये भी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार लगा लेना इसके ऊपर, एक दो। कार्बी आंगलोंग किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, पश्चिम में राजस्थान मतलब थार का जो मरुस्थल है वहां से लेकर पूर्व में कई बार शिलोंग पठार दे देते हैं, कई बार कार्बी आंगलोंग दे देते हैं, कई बार मेघालय का पठार दे देते हैं। तो ये सब वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में माल्डा व्रंस या माल्डा गैप जो है
नॉर्थ ईस्टर्न भाग में स्थित मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करते हैं। ये कैसे बना, क्यों बना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान में भी प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल और मरुस्थल सदृश शिलाकृतियों से ढका हुआ है, ये हमने पहले ही बात कर ली है। नेक्स्ट है कि ये प्रायद्वीप जो है मुख्य रूप से किससे बना हुआ है। अब बार बार पढ़ते होंगे कि जो दक्कन का पठार है या जो डेक्कन ट्रैप है वो बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, लेकिन ये बात पूरे पेनिनसुला पर लागू नहीं होती है। डेक्कन का पठार है, उसको हम जब पठारी भाग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि दक्कन का पठार लिखेंगे तब हम कौन सी चीजों से बना हुआ मानेंगे उसको, पूरे ओवरऑल की बात करेंगे तब किसका मानेंगे। तो ओवरऑल अगर हमारे प्रायद्वीप की बात करें तो मुख्य रूप से नाइस या नीस भी लिखा हुआ मिल सकता है और ग्रेनाइट से बना हुआ है, नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। कब से बना हुआ है ये? कैम्ब्रियन कल्प से बना हुआ है, बहुत पुराना है, बहुत स्टेबल पार्ट है भारत के। अगर हम भूस्थलाकृतियों में देखें तो सबसे जो स्थिर भाग है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत है, और ये सबसे पुराना भी है ना। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तन होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ा है, और यही कारण है कि ये सबसे स्थिर भाग माना जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ये ऊर्ध्वाधर हलचलों और खंड भ्रंश से भी प्रभावित है ना। नर्मदा, तापी, महानदी, रिफ्ट घाटी और सतपुड़ा जैसे ब्लॉक माउंटेन यहाँ पर मिलते हैं। हम पठार और मैदान बाद में पढ़ेंगे, अभी फोकस करेंगे माउंटेन्स पर। प्रायद्वीप में कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, रेजिडुअल हिल्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, एक बार देख लो आप। अरावली, नल्ला मल्ला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, इसमें दे रखा है कि आप इसको पढ़ भी सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है नहीं। ये बता रहा है कि जो हिमालय है, एक फैक्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट है कि हिमालय है वो युवा पर्वत है, वलित पर्वत भी है, यंग फोल्ड माउंटेन बोल देंगे हम। इसमें कुछ वी शेप की घाटियां मिलती हैं, गॉर्जेस मिलते हैं और शिप्रिकाएं मिलती हैं। तो ये कुछ जलप्रपात भी मिल जाते हैं। तो ये प्रमाण है कि ये सबसे युवा है ना। यूपीएससी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। सिंधु गंगा के मैदान है, इनको आप देख लो, हालांकि हम मैदान पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। कुछ भू आकृतियां दी हुई हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। हम पहला टॉपिक उठाएंगे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, और इसके साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतमालाएं भी देख लेंगे। सबसे पहले है उत्तरी पर्वत। तो उत्तरी पर्वत का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? ट्रांस हिमालय आना चाहिए, हिमालय भी आना चाहिए, और पूर्वांचल यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं वो दिमाग में आनी चाहिए। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, ऐसे बना सकते हैं क्या थोड़ा, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ऐसे ये वाला, आपको अच्छी ड्राइंग कर लेनी है ना इससे। तो ये वाला जो पार्ट है ये दिमाग में आना चाहिए जब हम उत्तरी पर्वत की बात करें। इसमें कौन कौन से भाग आ जाएंगे? हमारा ट्रांस हिमालय आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं जिनको पूर्वांचल पहाड़ियां भी कहते हैं, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब जो हम बात कर रहे थे कि ट्रांस हिमालय, देखो इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पामीर नोट है, ये इधर फिर आपका हिंदुकुश पर्वत, इधर कुनलुन माउंटेन। हिंदुकुश है अफगानिस्तान वाले भाग में पड़ेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले में, और कुनलुन माउंटेन है वो
चाइना में है। यहाँ पर ये पामीर नोट है। अब देखो यहाँ पर आपको एक रेंज दिख रही होगी, ये वाली, ये काराकोरम रेंज है, फिर ये लद्दाख रेंज है, फिर ये जास्कर रेंज है ना। इसके साथ ही यहाँ पर ये पीर पांजाल रेंज है। यहाँ से बहुत बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, मैंने गिना नहीं, कई बार पूछा है, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। पूछता कैसे है कि या तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इनको अरेंज करना पूछ लेते हैं, या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ इनको अरेंज करना पूछ लेते हैं। कई बार जो लघु हिमालय है उसकी पहाड़ियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आजकल 2025 में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा है उससे, तो वो हम और ज्यादा डिटेल में करेंगे। अब ये जो भाग है ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों जो पार्ट हैं, ये किसके पार्ट हैं? ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। अब हम कहेंगे कि भाई ट्रांस हिमालय और हिमालय में फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी बहुत पहले बना था। अगर हम ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या जियोलॉजी जो है इसकी, जो ये बने थे उस हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो हमें इसको हिमालय का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले बन गया था। कब बना था? ये क्रिटेशियस और जुरासिक पीरियड में ही बन गया था, है ना। जबकि हिमालय है वो हमारा टर्सरी पीरियड में बना है, तृतीयक जो पीरियड है उसमें बना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांस हिमालय जो है ये हिस्सा नहीं है हिमालय का, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलता भी है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह का तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये हिमालय का हिस्सा है या नहीं है, बट अगर पूछ भी लिया जाए, कोई स्टेटमेंट ऐसा हो भी, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय है वो कब बना? जुरासिक पीरियड में, है ना। क्रिटेशियस और जुरासिक पीरियड में बना, और ये हिमालय से पहले बना है, हिमालय से पुराना पर्वत है, ठीक है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय के एकदम उत्तर में है। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहले ये 3 भाग देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। हिमालय, हिमालय के 3 भाग हैं, महान हिमालय, या इसको ग्रेटर हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हिमाद्री भी बोल देते हैं, ये तीनों इसी के ही नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या फिर इसको लघु हिमालय भी बोल देते हैं, है ना। और तीसरा है शिवालिक। अब ये सबसे उत्तर में है और ये बीच में है, तो इसको बाह्य, शिवालिक को बाह्य भी बोल सकते हैं क्या? आउटर हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इनके नाम है और इनके सीक्वेंस कैसे हैं? ऐसे, ये महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हो गया, फिर ये मध्य हिमालय हो गया, और फिर यहाँ पर ये शिवालिक हो गया, है ना। और इनके यहाँ पर नॉर्थ में, यहाँ पर कौन सा माउंटेन है? ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय की भी 3 रेंजेस हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और फिर उसके बाद में आपका ये महान हिमालय आ जाएगा, मध्य हिमालय आ जाएगा और शिवालिक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो महान हिमालय है या हिमाद्री है या ग्रेटर हिमालय है, इसके एकदम उत्तर में है ना ट्रांस हिमालय, हाँ एकदम उत्तर में है। जब इसके भी भाग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो जास्कर रेंज है, ये जास्कर श्रेणी है, ये तो यहाँ पर है ना। तो ये जास्कर श्रेणी क्या काम कर रही है? ये ट्रांस हिमालय और हिमालय को एकदम जोड़ने का काम कर रही है, दोनों के बीच में सैंडविच्ड है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये इतना मिक्स हुआ हुआ पार्ट है कि इनको फिजिकली रूप से ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये ट्रांस हिमालय है और ये वाला हिमालय है, ठीक है। दोनों को क्लब करती है, जोड़ती है। अब देखते हैं कि ये हिमालय के ठीक उत्तर में स्थित है। ये पर्वत हिमालय से बहुत पहले जुरैसिक और क्रिटेशियस काल के बीच में बने थे।
तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये पामीर नोड से निकले हैं और इन्हें तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बती हिमालय किसको कहेंगे? ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अधिकतर हिस्सा है वो तिब्बत में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं वो अब हम एक एक करके देख लेते हैं इन तीनों को। सबसे पहले है काराकोरम रेंज। याद करने का बड़ा आसान तरीका है। काराकोरम इंग्लिश में लिखेंगे हम, लद्दाख और जास्कर। फिर पीर पांजाल है वो लघु हिमालय का हिस्सा है, वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए के जो है, आपने रीजनिंग भी पढ़ते होंगे ना आप अपने एग्जाम के लिए, तो अल्फाबेट्स में कितने नंबर पर आता है? 11 पर। एल कितने पे आता है? 12 पर। जेड कितने पे आता है? 26 पर। क्या आपको दिख रहा है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही जचे हुए हैं? तो सबसे पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, और इनकी ये सीक्वेंस है, ये कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जब कभी भी आपको उत्तर से दक्षिण की ओर इनको लगाना हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लेना। दक्षिण से उत्तर पूछे तो इनका हम उल्टा कर लेंगे। तो कभी भी आपको इन सीक्वेंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो काराकोरम है सबसे उत्तर में है, अभी हमने देखा सीक्वेंस में सबसे उत्तरी श्रेणी है, और इसका दूसरा नाम है वो कृष्णागिरी भी है। हो सकता है आपको काराकोरम नाम ना देकर क्या दे दिया जाए? कृष्णागिरी। ऐसे ही नाम का हमने एक मरुस्थल भी पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कराकुम मरुस्थल या काराकुम मरुस्थल, है ना? कहां पर था? भूल गए ना? तुर्कमेनिस्तान में था। कहां पर था? तुर्कमेनिस्तान। जो सेम सेम नाम आते हैं ना उनको भूलना नहीं है। जैसे हम आगे हिमालय में ही पढ़ेंगे, एक हम पढ़ते हैं धौलाधार, धौलाधार, और एक हम पढ़ते हैं धौलागिरी। तो धौलाधार है वो भारत में है, और धौलागिरी जो पर्वत है वो कहाँ पर है? ये नेपाल में है। धौलागिरी एक पीक का नाम है, धौलाधार एक रेंज का नाम है। ठीक है, ये बार बार हम रिपीट करते रहेंगे ताकि याद हो जाए। काराकुम मरुस्थल कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? काराकोरम रेंज को कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। पामीर से पूर्व की ओर फैली हुई है ये, लगभग 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और हमने देखा है कि जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो अधिकतर कहाँ मिलते हैं? वो ध्रुवों पर मिलते हैं, यानी पोल्स पर मिलते हैं। लेकिन ये जो काराकोरम रेंज है ये ऐसी श्रेणी है कि ये ध्रुवों पर स्थित नहीं है, फिर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, वो पाए जाते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यहाँ पर है। ठीक है, वोल्टेरो है, केटू, केटू जो है ये इसका हाईएस्ट पीक है। केटू है हाईएस्ट पीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितने भी स्टार लगा सकते हैं। इसके बारे में 2-4 फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो इसका एक और नाम है, और नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है या सबसे जो सर्वोच्च श्रेणी है, वो सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और कहां पर है ये? नेपाल में है, हिमालय में है। हिमालय में भी अगर हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय में है, या महान हिमालय में है, या हिमाद्री हिमालय में, तीनों नाम हम लिख सकते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बाद जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? केटू। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, और ये कहां पर है? ये भारत में है। भारत में भी कौन सी पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है।
तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या फिर कहाँ पे है, भारत में है। कौन सी रेंज, काराकोरम रेंज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा K2। और कौन सी रेंज में, काराकोरम में। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में या भारत की सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा पर्वत या नंदा देवी बोल सकते हैं आप। ठीक है, पहली बात तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि उसमें K2 ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ना। क्योंकि कुछ लोग इसको हिमालय का हिस्सा मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और वो कुछ लोग हम नहीं है, वो ज्योग्राफर्स की बात हो रही है। तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अगर ट्रांस हिमालय की चोटी पूछे तो K2 आंसर आएगा, और हिमालय की ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। ठीक है, लद्दाख का पठार काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ पे कई और सारे मैदान भी हैं, जैसे सोडा प्लेन है, अक्साई चीन है, लिंगजीतांग है, देप्सांग के मैदान है, चांगचेनमो है। ये थोड़े से नाम देख लेना, क्या पता कभी कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट जो रेंज है वो है लद्दाख। हमने सीक्वेंस में देखा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। काराकोरम सबसे उत्तर में, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर। तो अब हम लद्दाख रेंज पढ़ेंगे। लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है राकापोसी। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि राकापोसी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हाईएस्ट पीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख रेंज। तिब्बत में इसका विस्तार कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी कि लद्दाख रेंज है वही तिब्बत में क्या कहलाती है, कैलाश पर्वत कहलाती है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, देवसाई जो पर्वत है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र का अंतिम छोर है। अगर हम पूर्व की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ट्रांस हिमालय है ना, हम ईस्ट से लेके पूरा वेस्ट नॉर्थ ईस्ट तक नहीं जाता है, ये लगभग तिब्बत वाले एरिया में ही खत्म हो जाता है। तभी तो हम जैसे काराकोरम रेंज को तिब्बत पठार भी तो, सॉरी, ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी तो कहते हैं ना। तिब्बत वाले भाग में फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में नहीं है। यहाँ आमतौर पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है और अधिकतर बंजर और ठंडा रेगिस्तान है। यानी किसकी बात हो रही है, लद्दाख मरुस्थल की बात हो रही है, जो कि भारत का ठंडा मरुस्थल है। तीसरी श्रेणी है जास्कर। जास्कर और महान हिमालय एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। या कभी ऐसा भी क्वेश्चन बने कि ट्रांस हिमालय और हिमालय को जोड़ने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, जास्कर रेंज करती है। सबसे ऊंची चोटी कामेट या फिर कामेत भी लिखा हुआ मिल सकता है, और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो दर्रा है उसका नाम है फोटूला। दर्रा है उसका नाम है फोटूला। तो हम कहीं भी जाते हैं तो खासकर फोटो तो लेते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो खासकर फोटो तो लेना ही चाहिए, या फोटो तो क्लिक करना ही चाहिए। तो उससे थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं जास्कर से, ताकि आपको याद रह जाए कि जो फोटूला है वो कहाँ पर है ना। ये कुछ नोट डाल के दिया हुआ है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 आंसर होगा, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आंसर क्या होगा, कंचनजंगा। अब हम आ जाते हैं हिमालय पर, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा है वो किसका हिस्सा था, ट्रांस हिमालय का था। ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर का आपको हाईएस्ट पीक भी याद रखना है, कामेत, और इसमें एक दर्रा है फोटूला, वो भी याद रखना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फोटूला जो दर्रा है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जास्कर श्रेणी में है।
तो एनसीईआरटी में तो जो एक एक वर्ड दिए ना वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम बात कर लेंगे हिमालय की। सबसे पहली बात, हिमालय कैसे पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। कैसे है? वलित। वलित का मतलब फोल्डेड माउंटेन है। दूसरा, ये नए हैं या पुराने हैं? जैसे फोल्डेड तो अरावली भी है, लेकिन अरावली बहुत पुराना पर्वत है, तो ये कैसे हैं? नवीन पर्वत है। कैसे हैं? नवीन है, या फिर इनको युवा भी कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं। जैसे हम बार बार पढ़ते आ रहे थे ना, रॉकी पर्वत पढ़े हमने, एंडीज पर्वत पढ़े, आल्प्स पढ़े, अब हम हिमालय पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? वलित पर्वत हैं और युवा पर्वत भी हैं। इनको एल्पाइन श्रेणी के पर्वत भी बोला जाता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं क्या? हाँ, ऊंचे पर्वतों में से एक है। और जो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है या सर्वोच्च शिखर है, वो भी कहाँ पर है? हिमालय में है। कहाँ पर है वो? हिमालय में। किस नाम से है? एवरेस्ट के नाम से। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है सागर माथा के नाम से। ठीक है। उबड़ खाबड़ है, यानी कि जो वलित पर्वत होते हैं उनकी ऐसी आकृति होती है, इसलिए इनको उबड़ खाबड़ बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर सिंधु से ब्रह्मपुत्रा तक, यानी कि जो हमारी इंडस रिवर है उससे लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर, पूर्व में ब्रह्मपुत्रा, पश्चिम में इंडस या फिर हम सिंधु भी कह सकते हैं, इन दोनों नदियों के बीच में फैला हुआ है। और लगभग कितनी लंबाई में? लगभग 2500 किलोमीटर। लगभग 2500 किलोमीटर। यह वाक्य विन्यासीय मोड़ पर अचानक समाप्त हो जाता है। कई बार हम पढ़ते हैं, छोटा सा मैप बनाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इंडस रिवर है वो एकदम से ऐसे गिरती है ना? ऐसे ही ब्रह्मपुत्रा भी एकदम से ऐसे गिरती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर सिंटेक्शियल बैंड बने हुए। सिंटेक्शियल बैंड का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, कोई चीज ऐसे आ रही है, कोई नदी, और ये एकदम से ऐसे हो जाए, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये जो बैंड बनेगा ना, इस तरह का बैंड, इस बैंड को क्या बोलते हैं? सिंटेक्शियल बैंड बोलते हैं। क्योंकि एक तो ऐसे ढलान भी हो सकता है, बट फिर इसको सिंटेक्शियल बैंड नहीं बोलेंगे। एकदम से जो अचानक ऐसे मुड़ाव आता है, इस मुड़ाव को क्या बोलते हैं? वाक्य विन्यासीय मोड़ या सिंटेक्शियल बैंड बोलते हैं। दो बैंड हिमालय में बने हुए हैं, एक तो सिंधु नदी बनाती है और दूसरा कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। एक उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत पर बनता है और दूसरा उत्तर पूर्व में नामचा बरुआ पर बनता है। ये भी पूछा जा सकता है, दोनों नाम पूछे जा सकते हैं, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ। अब हमने देखा कि ये लगभग इस सिंटेक्शियल बैंड से और जो अपना नामचा बरुआ सिंटेक्शियल बैंड है, इन दोनों के बीच में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो हमें चौड़ाई भी थोड़ी देखनी चाहिए ना। चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर और पूर्व में लगभग 150 किलोमीटर। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 150 की जगह 160 आ जाएगा तो आप गलत नहीं मान सकते इसको। ठीक है, तो लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौड़ाई है वो ज्यादा है। आप जब मैप देखते हैं ना, अभी मैं एक मैप दिखाती हूँ आपको। मैप दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं, बाद में दिखाती हूँ आपको, आगे की स्लाइड में आएगा, काफी आगे है वो स्लाइड। यहाँ पे बना लेते हैं, ये देखो ऐसे। अगर हम इनको बनाएंगे ऐसे दिखाई देगा। आप एक चीज पे ध्यान देना, मैं जब जब बार बार है ना माउंटेन ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। इसके पीछे कारण है ना, डिस्कस करेंगे।
ठीक है, हिमालय एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। अवरोध के रूप में कैसे? एक तो ये हमें, जैसे चीन है, चीन और हमारे बीच एक फिजिकल बाउंड्री का भी काम करता है, प्राकृतिक बैरियर का काम करता है। इसके साथ ही साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती हैं, कोल्ड वेव्स जो आती हैं या ठंडी जो लहरें आती हैं, शीत लहर जिसको हम बोलते हैं, इन शीत लहरों से भी हमें बचाता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि एक मैदान है, आप वहां पर बैठे हैं या कोई पार्क में बैठे हैं, वहां पर हवा चलती है, आपको बहुत अच्छी हवा लगती है। लेकिन वहीं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की दूसरी साइड पर अगर आप बैठे हैं तो वहां हवा नहीं लगती है। क्या कारण है? कि वो बिल्डिंग क्या करती है, उस या फिर वो दीवार क्या करती है, उस हवा को रोक देती है। लेकिन दीवारें, बिल्डिंग्स ये बहुत कम ऊंचाई की हैं, लेकिन हिमालय बहुत ऊंचा है। इस वजह से जो शीत लहरें आती हैं, इन शीत लहरों को रोकने का काम करता है। अदरवाइज जो हमारी लोकेशन है भारत की, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम शीत प्रदेशों में होते। किसकी वजह से नहीं है? हिमालय की वजह से। तो हिमालय है वो भारत की जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। दक्षिण की ओर उत्तल और उत्तर की ओर अवतल है। जब हम ऐसे हिमालय ड्रॉ करते हैं तो मैं बार बार इस तरह से ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसके अलावा आपने दूसरी शेप नहीं देखी होगी, है ना? इसका कारण ये है कि अगर हम साइंस की बात करें, उसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है? अगर हम इनकी आकृति देखें तो जो उत्तल लेंस होता है वो इस तरह से होता है और अवतल जो होता है वो ऐसे होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, है ना? ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हम शेप। अब आप देखिए कि अगर ये चीन वाला भाग है इधर उत्तर में और दक्षिण में इधर भारत है। अब आप मुझे बताएं कि जो कॉन्वेक्स है वो पार्ट किधर बन रहा है? अगर हम आकृति देखें, ये जो उभरा हुआ भाग है ये तो भारत की तरफ है, तो भारत की तरफ कैसा है? कॉन्वेक्स। भारत की तरफ कैसा है? उत्तल लेंस की आकृति का है। और चीन की तरफ कैसा है? अवतल आकृति का, यानी कि कॉनकेव शेप में है। और इससे हमें फायदा होता है। जैसे मान लो अभी तो ऐसी स्थितियां बहुत कम बनती हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसी स्थितियां बनती थी कि युद्ध जैसे स्थितियां आ गई। अब जब युद्ध होगा और मैन्युअली चीजें होती हैं, तो ये जो अवतल पार्ट है इसकी तरफ चढ़ाई करना आसान नहीं होता। तीव्र ढलान होती है, एकदम से इस तरह की आकृति होगी। मान लो मैं इसको ऐसे वर्टिकली ड्रॉ कर रही हूँ अभी, इसके ऊपर चढ़ना आसान है क्या? नहीं। लेकिन इसके इस तरफ चढ़ना आसान है। तो ये फायदा हमेशा भारत को मिला है, इसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हम जब नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां पढ़ेंगे ना, तब हम उनको ऐसे ड्रॉ करते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है कि भारत की तरफ वो क्या है, उत्तल टाइप की है या कॉन्वेक्स शेप बनाती हैं, और म्यांमार की तरफ कैसी बनाती हैं? कॉनकेव शेप बनाती हैं। ठीक है? अत्यधिक ठंड, बर्फ, उबड़-खाबड़ स्थलाकृति पड़ोसी देशों को हिमालय के रास्ते में प्रवेश करने से रोकती है ना? पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई में भिन्नताएं अधिक है। आप देखेंगे कि पश्चिम वाला जो भाग है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला भाग हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया या नेपाल का जो पार्ट है, वहां पर देखेंगे कि जो श्रेणियां हैं, एक तो निरंतर हैं, यानी लगातार हैं, कंटिन्यूअस है, और ऊंचाई भी क्या है? अधिक है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते जाएंगे, और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, नागालैंड की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो वहां पर ऊंचाई भी कम है और वहां पर निरंतर भी नहीं, कटी फटी पहाड़ियां हैं वो अधिक हैं। फिर हिमालय को अब हम 3 श्रेणियों में विभाजित करके एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय। इसको ग्रेटर हिमालय भी हम लिख सकते हैं। ठीक है।
ये मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ जो नंगा पर्वत है और यहाँ पर नामचा बरवा, ये दो सिंटैक्शियल बैंड हैं, इन दोनों के बीच में ये फैला हुआ है। कितने किलोमीटर होगा? लगभग 2500 किलोमीटर होगा। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और सबसे निरंतर भी है। ये जो 3 श्रृंखलाएं हम पढ़ेंगे ना, इनमें सबसे अगर कोई निरंतर है या कंटिन्यूअस है तो वो कौन सा है? हिमाद्री हिमालय। सबसे निरंतर कौन सा है? हिमाद्री हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 किलोमीटर है, याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। औसत चौड़ाई है वो लगभग 25 किलोमीटर है। हम बात कर रहे थे ना कि 150 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, कि पश्चिम वाला भाग है वो लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व वाला भाग है वो लगभग 150 किलोमीटर है। तो इन 400 में से लगभग 25 किलोमीटर चौड़ाई केवल हिमाद्री हिमालय की है ना। हिमालय के इस हिस्से का कोर जो आंतरिक भाग है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तहें हैं वो असममित प्रकृति की है। फोल्ड्स जो बनती है ना, जैसे हम कपड़ा होता है, कपड़े को फोल्ड करते हैं, तह लगाते हैं ना, तो इसके तह जो है सॉरी, इसकी जो तहें हैं वो कैसी हैं? असममित है। असममित और सममित में क्या फर्क होता है? जैसे एक ये तय है इस तरह से, दूसरी इस तरह से है। अगर मैं इस तय को उठा के इसके साथ फिक्स करूं तो ये एक दूसरे के ऊपर आराम से फिक्स हो जाएंगी ना। इट मीन्स ये क्या है? सममित है। लेकिन असममित में क्या होता है कि एक तय ऐसे हो गई, फिर दूसरी ऐसी भी हो सकती है, तीसरी ऐसी भी हो सकती है। ये सममित नहीं दिख रही ना, एक दूसरे पे फिट नहीं हो सकती ना, तो ये कैसी होती है? असममित होती है। इनको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बोलते हैं। हाईएस्ट पीक कौन सा है इसमें? माउंट एवरेस्ट। विश्व का भी सबसे ऊंचा है, एशिया का भी सबसे ऊंचा है, नेपाल का भी सबसे ऊंचा है और हिमालय का भी सबसे ऊंचा है। या फिर हम ये कहें कि आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालय का भी सबसे ऊंचा है। ठीक है, इसको याद रखना। इसे पहले पीक 15 के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से जाना जाता था पीक 15 के नाम से। 1865 में लॉर्ड एवरेस्ट या ऐसा कुछ नाम था एक ज्योग्राफर का, उन्होंने यहाँ पे विजिट की थी, उसकी याद में फिर इसका नाम क्या रख दिया? 1865 में माउंट एवरेस्ट। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में चोमोलुंगमा, इधर लिख देती हूँ, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, चोमोलुंगमा। ये महान हिमालय के नाम है नेपाल में और तिब्बत में। ग्रेटर हिमालय में कुछ दर्रे हैं, दर्रों के नाम वैसे तो आरपीएससी बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं पूछती है, लेकिन कभी कभी पूछ लेती है, तो हमें याद होना चाहिए। जोजिला दर्रा है, जास्कर पर्वतमाला में सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जोजिला दर्रा। दूसरा है बुर्दिल दर्रा, कश्मीर की अस्तोर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। या फिर हम कहें कि श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, ऐसा भी मिल सकता है। पेंसिला कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है और चांगला है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल के कुछ दर्रे हैं, जैसे शिपकिला दर्रा। कौन सा है? शिपकिला दर्रा है। शिपकिला क्या करता है? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ देता है और से शिपकिला बनेगा। से क्या बनेगा? शिपकिला। और से ही क्या बनेगा? सतलज या सतलुज भी आप बोल सकते हो। तो सतलज और जो शिपकिला, तो ये सतलज नदी है, शिपकिला दर्रे से ही एंटर करती है भारत में, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है बारालाचा दर्रा, ये जास्कर रेंज में है और ये लेह मनाली राजमार्ग के साथ साथ लेह को लद्दाख से, सॉरी, लाहौल को
लेह से जोड़ता है। लाहौल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल और स्पीति वैली भी आपने पढ़ी होंगी हिमाचल में। और लेह कहाँ पर है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट उत्तराखंड के कुछ दर्रे हैं, जैसे नीतीला या नीति पास भी बोल सकते हैं, लिपुलेख है ना, ये मन लिखा हुआ है, मानाला भी मिल सकता है आपको, MANA स्पेलिंग ये है, तो इसको माना पास या मन पास भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। सारे के सारे क्या करते हैं? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग सभी को लिखा नहीं है। सिक्किम में नाथुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाथुला कई बार पूछा जाता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, नाथु का मतलब होता है सुनने वाले कान, ला का मतलब आपको पता ही है, इसको हम पास भी बोल सकते हैं और दर्रा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जेलेपला, जेलेपला भी कहां पर है? सिक्किम में। एक ऐसा नाथुला के जैसा ही एक और ला है, नाकुला, आजकल ये पूछा जाता है नाकुला, तो नाकुला भी कहां पर है? ये भी सिक्किम में है। आपको कई बार ऐसा लग जाता होगा कि ये तो नाथुला को गलती से मिसप्रिंट हो गया है, नाकुला लिख दिया है, नहीं, नाथुला अलग है, नाकुला अलग है, दोनों ही कहां पर है? सिक्किम में है। ये एक टेबल है और ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। कई बार हमें क्या दे देता है? माउंटेन की चोटियां दे देता है और उनको अरेंज करवाना पूछ लेता है। तो ये भारत और नेपाल की 10 प्रमुख चोटियां हैं, उनकी हाइट इनके सामने दी हुई है, और एनसीईआरटी से ऑथेंटिक हम किसी को नहीं मानेंगे अगर हाइट की बात करें, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन तो है नहीं कि थोड़े दिन बाद इनकी हाइट चेंज हो जाती होगी, और होती है कुछ सेंटीमीटर में। जो हम पढ़ते हैं कि पर्वत की ऊंचाई हिमालय की अभी भी बढ़ रही है, वो कुछ सेंटीमीटर में बढ़ती है और वो सभी की बढ़ रही होती है ना। तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। अच्छा, इसमें हाइट तो पूछी ही जा सकती है, और हाइट में ऐसे एग्जैक्ट हाइट नहीं पूछी जाएगी, आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इनको अरेंज कीजिए। एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि या तो आपको चार चार माउंटेन पीक्स के है ना पेयर्स दे देंगे, और उनमें पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारी की सारी जो शिखर हैं वो भारत में है, या सारे के सारे नेपाल में स्थित हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा चार ये ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा भारत में स्थित है ना। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, 3 से 4 टाइप हो सकते हैं। सारे टाइप मैंने बता दिए हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार तो लगाना ही है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8,848 जो मीटर है इसकी हाइट है। गलती से कहीं भी अगर मैं हाइट में किलोमीटर बोल दूं तो इट मीन्स वो मैं मीटर ही बोलना चाह रही हूँ ना, कई बार गलती से मीटर की जगह किलोमीटर निकल जाता है ना। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर, और ये 8,850 मीटर भी अगर दिया हुआ हो तो हम उसको भी सही मानेंगे, क्योंकि ये बहुत सालों से लिखा आ रहा है 8,848। उसके बाद से 2-3 सेंटीमीटर जो हाइट है वो इसकी बढ़ गई है। दूसरा है कंचनजंगा, कहाँ पर है? भारत में है। तीसरा मकालू, नेपाल में है। धौलागिरी, धौलागिरी जो चोटी है वो नेपाल में है। धौलाधार एक पर्वत श्रेणी है, वो कहाँ पर है? भारत में है, और भारत में भी उत्तराखंड में है। ठीक है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में, नामचा बरुआ भारत में, कामेत अभी हमने देखा था कि जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी कहाँ है? भारत में, और गुरला मंधाता नेपाल में है। गुरला मंधाता इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा नहीं गया है तो इसकी संभावना ज्यादा है। ये टेबल बहुत अच्छे से कर लेना, इसको क्लियर कर देती हूँ और स्टार मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखें ना। नेक्स्ट है मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय
या निम्न हिमालय। अब देखो हमने पढ़ा यहाँ पर ये महान हिमालय है ना। फिर उसके बाद अब बारी आती है सेकंड की, मध्य हिमालय की। इसके बाद में हमने देखा था कि लास्ट जो है सबसे दक्षिण में वो है शिवालिक। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है, या फिर इन दोनों के बीच में स्थित है। बीच में स्थित होने की वजह से इसका नाम मध्य हिमालय भी है, यही लिखा हुआ है। और ये दोनों श्रेणियां, जैसे ग्रेटर हिमालय की बात करें या फिर हम मध्य हिमालय की बात करें, दोनों समानांतर चलती रहती हैं। इसकी ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर तक, और औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। यहाँ से एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय है वो कम चौड़ा है और मध्य हिमालय ज्यादा चौड़ा है ना। उसकी 25 किलोमीटर थी एवरेज चौड़ाई, और मध्य हिमालय की कितनी है एवरेज चौड़ाई है 50 किलोमीटर। मैंने ये भी बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, लघु हिमालय भी बोलते हैं। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय, ठीक है। और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। तो आपको निम्न हिमालय भी लिखा हुआ मिल सकता है और लघु हिमालय भी लिखा हुआ मिल सकता है। और आजकल ये आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो रखा है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और इस पे जब क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनता है, टफर साइड होता है थोड़ा सा। तो इसकी प्रमुख रेंजेस हैं, 5 रेंज हम पढ़ेंगे इसकी, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, है ना, डोकिया, इस टाइप से। सबसे पहली है पीर पंजाल। कौन सी है, पीर पंजाल। अगर सीक्वेंस में जचाना आता है तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद उसके बाद दक्षिण में कौन सी जचाएंगे हम, पीर पंजाल जचाएंगे। ये कश्मीर में सबसे लंबी और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। कश्मीर की सबसे लंबी कौन सी है, पीर पंजाल। कश्मीर घाटी है ना, यहीं पर है। झेलम नदी से लेकर ब्यास तक 300 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैली हुई है। इसका एरिया है वो काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट ये कश्मीर के दक्षिणी भाग को कवर करती है। इसमें अधिकतर चट्टानें हैं वो कैसी हैं, वॉल्केनिक है, ज्वालामुखी है। इसमें कुछ दर्रे हैं पीर पंजाल में, जैसे पीर पंजाल नाम से ही दर्रा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बिदिल दर्रा है, गुलाबगढ़ दर्रा है, बनिहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बनिहाल का मतलब होता है बर्फानी तूफान, और ये जो बनिहाल है ये कांजीगुड़ को जोड़ता है बनिहाल से, ठीक है। किशनगंगा, झेलम, चिनाब, ये जो नदियां हैं इसी पर्वत से होकर बहती हैं। ये जो किशनगंगा है ये आगे पाकिस्तान में जाके नीलम नदी हो जाती है, ठीक है। ये मैप दिया हुआ है कश्मीर और लद्दाख का। और यहां पर ये जो रेंज है ये कौन सी है, पीर पंजाल रेंज है। आप समझ पा रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर में दक्षिणी हिस्से में है ये। लगभग कितनी लंबी है, लगभग 300 किलोमीटर। कितनी लंबी है, लगभग 300 किलोमीटर। फिर आती है धौलाधार पर्वतमाला। फिर से बता देती हूँ, धौलागिरी चोटी नेपाल में, धौलाधार पर्वत भारत के हिमाचल में। कहां पर है, भारत के हिमाचल में। रावी का दक्षिण पूर्व पीर पंजाल धौलाधार श्रेणी के रूप में जारी है, जो डलहौजी, धर्मशाला और शिमला से लेकर मतलब होते हुए गुजरती है ना। दक्षिणी ढलान उत्तरी ढलान की अपेक्षा अधिक खड़ी है। दक्षिण की तरफ जो ढलान है वो एकदम तीव्र ढलान है, और उत्तर की तरफ थोड़ी जो धीमी ढलान है। अब ये निम्न हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। निम्न यानी लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की उत्तर से दक्षिण तक अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिण में कौन सी है, ये धौलाधार है। उसके बाद मसूरी रेंज कहां पर है, उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में। नागटिब्बा कहां पर है, उत्तराखंड में। ये जो नागटिब्बा है
ये लेसर हिमालय की सबसे पूर्वी श्रृंखला है। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है, बट ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लेसर हिमालय है उसकी सबसे दक्षिणी श्रृंखला कौन सी है, तो आंसर होगा धौलाधार। अगर लेसर हिमालय की सबसे पूर्वी श्रृंखला पूछेंगे तो आंसर होगा नागटिब्बा, डोकिया सिक्किम में और ब्लैक माउंटेन भूटान में है। और यहाँ पर बात हो रही, आप फिर देखेंगे कि ये जो डोकिया है इसका सिक्किम में थोड़ा सा हिस्सा है, ब्लैक माउंटेन तो पूरा भूटान में है ही। अगर हम बात करें हिमाचल और उत्तराखंड की, हिमाचल और उत्तराखंड में बात हो रही है, ये लेसर हिमालय की है ना। वैसे तो पूर्व में अगर जाएंगे तो सिक्किम में भी तो फैला हुआ है ना, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। कुछ घाटियां हैं, जैसे कश्मीर घाटी है, वो भी लेसर हिमालय में है। कांगड़ा घाटी है, वो भी लेसर में है। कुल्लू घाटी है, ये भी लेसर में है। और काठमांडू घाटी है, ये भी लेसर हिमालय में पड़ती है। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो कुल्लू घाटी है और कांगड़ा घाटी है, ये अलग है। एक कुल्लू कांगड़ी भी है जो कि आपकी पूर्वी हिमालय में है, और ये जो कांगड़ा और कुल्लू घाटी है ये कुमाऊं हिमालय में है। हम वैसे वाला जो डिवीजन है वो भी देखने वाले हैं, तो इनको देख लो आप थोड़ा सा, कौन सी किसके बीच में है ये घाटियां, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देती हूँ। फिर है शिवालिक या बाह्य हिमालय। कौन सा है, शिवालिक या बाह्य हिमालय, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। सबसे, अगर हम हिमालय की तीनों श्रेणियों की बात करें तो सबसे दक्षिण वाली है, 900 से 1100 मीटर तक एवरेज ऊंचाई है। चौड़ाई है वो लगभग 50 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर कहाँ होगी, ये पश्चिमी भाग में होगी, और 15 किलोमीटर किधर होगी, पूर्वी भाग में होगी, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा था कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है। 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है, कोटवार पठार से ब्रह्मपुत्रा घाटी तक। कोटवार जो पठार है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और ब्रह्मपुत्रा घाटी आपको बताइए इंडिया के पूर्वी भाग में है। दक्षिणी ढलाने हैं तीव्र हैं, और उत्तरी ढलान है वो धीमी ढलान है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर वन जो है या फॉरेस्ट कवर है वो कैसा है, अब सीधा सा एक अंदाजा लगाएं, ये जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है ये वाला, और ये जो पूर्वी हिस्सा है, आप देखते होंगे कि मॉनसून जब आएगा, साउथ वेस्ट मॉनसून आएगा, और इसकी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वह ऐसे ही आएगी क्या? अगर ऐसे आएगी और ये पंजाब में आके अरब सागर की शाखा से मिलेगी, तो आप मुझे बताएं कि ये जब इधर से यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ आएगी तो बारिश कम होगी या ज्यादा होगी? क्योंकि अब ये मॉइस्चर लेके आई है, यहाँ पर बारिश करते करते आते आते यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो क्या होगा, बारिश कम होगी, तो इस तरफ जो है वो वन है ज्यादा होंगे, और इधर आते आएंगे तो वनों की उपस्थिति कम देखने को मिलेगी। नहीं नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम कवर देखें यहाँ पर तो पूर्वी हिस्से में जो वन है या जंगल है वो अधिक होंगे, और पश्चिमी हिस्से में उतने अधिक नहीं होंगे या उतने घने नहीं होंगे। ये भी कह सकते हैं कि पूर्वी हिस्से में सघन वन होंगे और पश्चिमी हिस्से में है विरल वन होंगे। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है पूरा। नेक्स्ट है दून का निर्माण। अब एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि दून है वो कहाँ बनते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए दून है वो शिवालिक में बनते हैं। कौन सी श्रेणी में बनते हैं, शिवालिक में, है ना। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां पर कोंग्लोमरेट्स के संचय से बने हैं। कोंग्लोमरेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर गाद, ये सब इनको क्या बोलते हैं, कोंग्लोमरेट्स। रेत पत्थर गाद बजरी मलबा, इनके संचय से बना है, और इनको क्या कहते हैं, दून कहते हैं, या फिर पूर्वी हिस्से में द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वार भी कहते हैं। ये एक टाइप की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है। क्या होती हैं ये, लॉन्गिट्यूडनल वैली, अनुदैर्ध्य घाटियां होती हैं। ठीक है,
कौन सी पहाड़ी में बनती है? शिवालिक पहाड़ियों में बनती है। अब देखो ये जो घाटियां हैं ये बनी कैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जो हिमालय है उसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं। वो नदियां बही तो उन्होंने कुछ घाटियों का निर्माण किया और वहां पे बड़ी-बड़ी झीलें बन गई। जब कोई भी नदी इस तरह से चलेगी तो वो कई झीलों का ऑक्सबो लेक्स का निर्माण करती है। अब ये झीलें जो थी इनमें धीरे-धीरे कॉन्ग्लोमरेट्स आते रहे। कॉन्ग्लोमरेट्स को हिंदी में भी कॉन्ग्लोमरेट्स ही लिख देते हैं। तो कॉन्ग्लोमरेट्स जब आते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, जमा होते रहे और जो झीलें थी वो पूरी तरह से भर गई और एक मैदान जैसी स्थिति है वो बन गई। और इस तरह से जो घाटियां बनी वो कैसी घाटियां कहलाई? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कहलाई और इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा गया? दून कहा गया। पश्चिम के हिस्सों में दून कहते हैं और पूर्वी हिस्सों में इनको द्वार कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना हरिद्वार है वो द्वार का हिस्सा नहीं है ना? हरिद्वार है, कहीं आप आइडिया लगा लें कि हरिद्वार तो पश्चिम में ही है तो द्वार पश्चिम में कहते होंगे, नहीं। द्वार है वो पूर्व में कहते हैं। जैसे आपका दार्जिलिंग में जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है वहां पर द्वार बनते हैं, है ना? दून कहाँ बनेंगे? दून बनेंगे पश्चिम में। जैसे देहरादून, देहरादून ये भारत का सबसे बड़ा दून है। शिवालिक श्रेणियों में जो दून बन रहे हैं उनमें सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड। ऐसे ही चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, हरिके, कोटा, कोटली दून, पाटली दून, है ना? ये होंगे। द्वार्स की अगर हम बात करें, इसको दू कर लो। द्वार्स की अगर हम बात करें तो निहंग द्वार और अलीपुर द्वार ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है और दार्जिलिंग वाले हिस्से में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। अब आती है पूर्वांचल की पहाड़ियां। कौन सी आती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां। हिमालय का दक्षिण की ओर विस्तार कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा घाटी के दक्षिण में जो भारत म्यांमार की सीमा के साथ साथ है। इसका मैंने मैप भी डाला है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये भूटान और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाली जो पहाड़ियां हैं ऐसे, ये वाली, ये क्या कहलाती हैं? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहलाती हैं और ये सबसे ज्यादा खंडित भी है। पश्चिम की ओर उत्तल है, ये हमने देख लिया है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से है ना? पश्चिम की ओर उत्तल है, पूर्व की ओर यानी म्यांमार की तरफ अवतल है। अराकान योमा औरो, अच्छा इसको ओरोजेनेसिस कर लो। अराकान योमा कई बार पूछा जाता है कि जो हिमालय का पूर्वी जो भाग है या फिर हम अंडमान निकोबार की तरफ अगर इसका एक्सटेंशन पूछते हैं तो अराकान योमा पहाड़ियों के रूप में ये जाने जाते हैं। खंड हिमालय का सबसे खंडित हिस्सा है। अभी सबसे खंडित का मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी पहाड़ी है, फिर मैदान आ गए, फिर पहाड़ी आ गई, फिर कोई घाटी आ गई, फिर मैदान आ गए, सॉरी फिर पहाड़ी आ गई, इस टाइप से कटा फटा ज्यादा भाग है। यहाँ पर नागा फॉल्ट भी है। नागा फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पर भूकंप जैसी परिस्थितियां ज्यादा बनती हैं क्योंकि जहां जहां फॉल्ट होते हैं ना वहां वहां जो प्लेट्स हैं वो स्टेबल नहीं होती और वहां पे भूकंप आते रहते हैं। स्थानांतरित खेती बहुत ज्यादा होती है, वन काटते हैं, यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, ये सब हम एग्रीकल्चर में भी पढ़ेंगे। कुछ पहाड़ियां हैं जैसे डाफला, मीरी और अबोर पहाड़ियां, शिवालिक का ही हिस्सा है ये और यहाँ पे जनजातियां रहती हैं, झूमिंग की खेती करती हैं, ये आपको देख लेना है। मिसमी हिल्स ये अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बम हिल्स ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये मैप में भी हम देख लेंगे। देखो यहाँ पर डाफला हिल्स और ये मिसमी हिल्स कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर ये पटकाई बम हिल्स, नागा हिल्स और अगर यहाँ पर हम देखें मिजो हिल्स, है ना, नाम से ही पता चल रहा है नागा और मिजो का। तो यहाँ पर ये इनको लुसाई हिल्स भी बोल देते हैं, मणिपुर हिल या लुसाई हिल्स, ठीक है। ये बैरल रेंज दी हुई है,
कौन सी रेंज है ये? बैरल रेंज है। ये आपकी असम, मेघालय और नागालैंड की सीमा पे है। ये जो बैरल रेंज है, ये जो पूर्वी हिमालय है उसी का हिस्सा है। कई बार अभी आरपीएससी ने 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका हिस्सा नहीं है। उसमें आपकी गारो खासी में से भी शायद एक दिया हुआ था, कार्बी अंगलंग भी दिया हुआ था, कचार या कछार हिल्स भी दिया हुआ था, और उसमें एक बैरल रेंज भी दिया हुआ था। हालांकि हिंदी में उसको थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ था, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो बैरल रेंज है ना, ये रेंज सेम वैसी ही है जैसी जास्कर हमने पढ़ी। यानी कि ये क्या करती है, ये पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों को और ये जो प्रायद्वीपीय भारत की गारो खासी जयंती है ना, इनको जोड़ने का काम करती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा है? ये पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों का हिस्सा है, बट ये इनको जोड़ने का काम जरूर करती है। हिस्सा इसको किसका मानेंगे? पूर्वी हिमालय का ही मानेंगे, है ना। जैसे जास्कर है, हिस्सा तो हम ट्रांस हिमालय का ही मानते हैं, पर ये जोड़ने का काम करती है ना। तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन 2025 में पूछा भी था। इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है ना। नागा हिल्स है, नागालैंड में पटकाई बम और मणिपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी सरमाटी है। भारत और म्यांमार के बीच में ये सीमा बनाती है। मणिपुर पहाड़ियां सीधी सी बात है मणिपुर में ही होंगी। पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। और यहाँ पर एक झील है, लोकटक झील। इस लोकटक झील में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ, यहाँ के कुंडीज है वो बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मिजो हिल्स। मिजो हिल्स को और किस नाम से जानते हैं? लुसाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे नॉर्थ में अगर हम बात करें, पटकाईबम हिल्स, फिर नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, फिर मिजोरम हिल्स आती हैं। और मिजोरम हिल्स को ही क्या कहेंगे? लुसाई हिल्स। ठीक है। मिजोरम में पूर्वांचल का सबसे दक्षिणी भाग है। सबसे ऊंची चोटी है पावंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी हमने कई सारे ब्लू माउंटेन पढ़े हैं। ब्लू माउंटेन हमने ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ा था, ब्लू रिज माउंटेन हमने यूएसए में भी पढ़ा था। कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 स्टार लगा लो, है ना। इसके नाम से जाना जाता है मोलेसिस बेसिन। और ये जो मोलेसिस बेसिन है, ये नरम असंगठित डिपॉजिट्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये डिपॉजिट्स। मिक्किर हिल्स, मिक्किर हिल्स कहाँ पर है? असम में, मेघालय पठार का हिस्सा है। मिक्किर हिल्स किसका हिस्सा है? मेघालय पठार का। ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक दक्षिण में है और ये पहाड़ियां अर्किन चट्टानों से बनी हुई हैं। रिंगमा हिल्स, ये भी कहाँ है? असम में, मेघालय पठार का हिस्सा है। बैरल रेंज असम और मणिपुर की सीमा पर मेघालय पठार को पूर्वांचल पहाड़ियों से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? पूर्वांचल पहाड़ियों को मेघालय के पठार से जोड़ती है, जोड़ने का काम कर रही है। ये कहीं भी नहीं लिखा है मैंने कि ये पठार का हिस्सा है, नहीं, ये किसका हिस्सा है? पूर्वांचल पहाड़ियों का ही हिस्सा है और प्रायद्वीपीय भारत को जोड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है ये पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के बीच में है। दक्षिण में आगे बेरल जो पर्वतमाला है, पश्चिम की ओर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में बदल जाती है। आगे बढ़ेगी, फिर गारो खासी जयंतिया के नाम से जानी जाएगी। तो वो किसका हिस्सा हो जाएंगी? वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है कोब्रू पहाड़ी, ये मणिपुर में है। नाम आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अभी जो हम विभाजन पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे उत्तर से दक्षिण की ओर, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अब हम इसको ऐसे ना पढ़ के पूर्व से पश्चिम पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यू डिवीजन करेंगे हम, है ना, ऐसे। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, ऐसे पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर हम इस आधार पर 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, पश्चिम से पूर्व के क्षेत्रों को। पहला, चाहे तो हम उसको कश्मीर हिमालय कह दें, या फिर हम पंजाब हिमालय कह दें, या फिर उसको हम हिमाचल हिमालय कह दें। दूसरा, कुमाऊं हिमालय। तीसरा, मध्य या नेपाल हिमालय। चौथा, असम या पूर्वी हिमालय, ऐसा नाम दे सकते हैं। कई बार आपको यहाँ पर सिक्किम हिमालय भी मिल सकता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डिवीजन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका कश्मीर हिमालय हो जाएगा, फिर ये कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय, फिर यहाँ पे ये नेपाल हिमालय हो जाएगा, और फिर इधर ही वाला ये असम हिमालय हो जाएगा, है ना। डिवीजन समझ आ रहा है, एक एक करके देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। कश्मीर, पंजाब या हिमाचल हिमालय, इनका डिवीजन जो है वो मेनली नदियों के आधार पर किया गया है। तो ये सिंधु नदी से लेकर और सतलज नदी के बीच में जितना भी पार्ट फैला हुआ है हिमालय का, उसको हम क्या कह देंगे, कश्मीर हिमालय कह देंगे, या फिर पंजाब हिमालय कह देंगे, है ना, या फिर हिमाचल हिमालय भी कह देंगे। याद कैसे रखेंगे, एसआई की तैयारी कर रहे हैं ना आप, एस से सतलज बनेगा, आई से इंडस बनेगा, है ना। इंडस है वो पश्चिम में है, सतलज है वो पूर्व में है, लोकेशन भी याद रखना। इन पर्वत श्रृंखलाओं में काराकोरम भी है, लद्दाख भी है, जास्कर भी है, पीर पांजाल भी है। अब हम ऐसे डिवीजन पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये सारी की सारी आ जाएंगी। इसका नॉर्थ ईस्ट भाग है वो ठंडा रेगिस्तान है, यानी इसका नॉर्थ ईस्ट भाग कौन सा हो गया, लद्दाख वाला पार्ट हो गया, है ना। 560 किलोमीटर लंबाई, 320 किलोमीटर चौड़ाई, और इसमें रिज और घाटियां शामिल है। कश्मीर घाटी है वो इसी में है, क्योंकि कश्मीर नाम ही कश्मीर हिमालय है, तो घाटी भी कहाँ होगी, इसी में होगी। आगे देखते हैं कि कश्मीर घाटी जो है उसकी एक खासियत है, मतलब वहां पर एक नदी बहती है, झेलम। कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी बहती है। और नॉर्मली जो नदियां होती हैं वो क्या करती है, मिएंडर्स बनाती है। क्या बनाती है, मिएंडर्स। और ये मिएंडर्स मैच्योर स्टेज में बनाती है। कब बनाती है, मैच्योर स्टेज में। मिएंडर्स को विसर्प बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, विसर्प। परिपक्व अवस्था में बनाती है। लेकिन झेलम जो नदी है ये अपवाद है, ये अपनी युवावस्था में होते हुए भी क्या बनाती है, मिएंडर्स बनाती है। मिएंडर्स को हिंदी में मिएंडर्स भी लिख देते हैं, वैसे विसर्प भी लिखते हैं। झेलम क्या है, इसका अपवाद है। झेलम क्या करती है, युवावस्था में होते हुए भी क्या बनाती है, मिएंडर्स बनाती है। वैसे मिएंडर्स है वो परिपक्व अवस्था की एक विशेषता है, यानी कि मैच्योर, जो मैच्योर स्टेज है उसकी एक अवस्था है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर कई गोखुर जिले भी हैं, ऑक्सबो लेक्स जिनको बोलते हैं, जैसे वूलर, डल, ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ऐसे ही पेगोंगसो, सोमवारिरी, ये खारे पानी की झील है, बट ये ऑक्सबो नहीं है ना। ऑक्सबो में डल और वूलर आ जाएंगे। यहाँ पर केसर की खेती होती है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, यहाँ पे किसकी खेती होती है, केसर। यहाँ पे करेवाज हैं, क्या है यहाँ, करेवा, प्लूरल करेंगे करेवाज, ऐसे ही लिखती है आरपीएसटी। ठीक है, करेवाज हैं, ये किसकी खेती के लिए, केसर। केसर की एक पर्टिकुलर किस्म है जाफरान, इसकी खेती होती है। करेवाज कैसे बने, पहले झीलें थी, झीलों में कॉन्ग्लोमरेट्स जमा होते गए और उनसे मैदानी भाग बन गए या घाटी का स्वरूप बन गया, और इनको क्या बोलते हैं, करेवाज बोलते हैं। करेवाज कहाँ है, कश्मीर घाटी में है। किसके लिए फेमस है, केसर के लिए फेमस है। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, पंपोर, करेवा, या फिर
पुलवामा करेवा। बहुत सारे नोट्स में ये नहीं था जब 2025 में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ था, है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी है वो तो अपने लिए गीता, बाइबल जो भी आप बोल सकते हो ना, वो सब कुछ है। उसके फैक्ट्स हमें नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी। ये दिया हुआ है, करेवा हिमोड में हिमयुगीन मिट्टी और अन्य सामग्रियों के मोटे निक्षेप, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली झील निक्षेप मृदा है, जिसे जैसे पंपोर करेवा और पुलवामा करेवा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हो सकता है एज इट इज स्टेटमेंट दे दी जाए और पूछ लें कि आपसे सही है या नहीं है। महान हिमालय में घाटियों में अधिकतर भोटिया लोग रहते हैं, खानाबदोश समूह है, बुग्यालों में चले जाते हैं। छोटे घास के मैदान है, ये घास के मैदान छोटे हैं, काफी छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिनको उत्तराखंड में तो हम बुग्याल या पयार कहते हैं और जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, है ना, नाम सुना होगा आपने। तो ये छोटे छोटे घास के मैदान हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं और जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है। जैसे ही सर्दियां आती हैं वहां बर्फ जमती है, तो ये लोग थोड़े ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ आ जाते हैं, यानी कि थोड़ा दक्षिण की तरफ आ जाते हैं या नीचे आ जाते हैं, और फिर जब गर्मियां आती हैं तो वापस अपने उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। इसलिए खानाबदोश समूह है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ट्रांसफर है वो होता रहता है इनका। बुग्याल है उत्तराखंड में, इनको प्रकृति का उद्यान भी कहा जाता है। कश्मीर में इनको मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। धरती का स्वर्ग किसको कहा जाता है? कश्मीर को। हम कश्मीर हिमालय की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। फूलों की घाटी जो है वो भी कश्मीर हिमालय में ही स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर्स। ऐसे ही एक साइलेंट वैली है, वो कहाँ पर है? वो आपकी है केरल में, शांत घाटी। कहाँ पर है? केरल में, है ना। ऐसे ही अरुका घाटी है एक, आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही एक नेलांग घाटी है उत्तराखंड में, नेलांग घाटी। कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, ये कहाँ पर है? हिमाचल में है ना। तो ये आप छोटी छोटी घाटियां भी देख सकते हैं। एक चुंबी घाटी है सिक्किम में, और एक चंबा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों याद रखना, चुंबी घाटी सिक्किम में है, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा था कि इधर यहाँ पे इंडस रिवर और फिर यहाँ पे सतलज रिवर, इन दोनों के बीच में कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय भी बोल देंगे, हिमाचल हिमालय भी बोल देंगे। अब सतलुज से लेकर इधर काली नदी तक, ये कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। याद रखते चलना साथ साथ। इंडस से सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय, फिर सतलज से काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। ये सतलज और काली नदियों के बीच में है, 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने भी स्टार लगा लो इसके ऊपर। नागटिब्बा, धौलाधार और मसूरी शामिल है इसमें। ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेंज कुमाऊं हिमालय का हिस्सा नहीं है, या कौन सी कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है? तो आपको ध्यान रखना है, नागटिब्बा, धौलाधार, मसूरी, ये तीनों की तीनों क्या है? कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। ऐसे में अगर पीर पांजाल आपको ऑप्शन मिले तो वो हिस्सा नहीं है ना। कुछ चोटियां हैं जैसे नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो पीक है या कौन सी चोटी है वो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है या कौन सी नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर्स इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और
पिंडारी ग्लेशियर है वो भी इसी में है। 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शंकुधारी यानी कॉनिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। 1600 से 3200 मीटर के बीच में देवदार के वन मिलते हैं। ये भी आप देख सकते हो। इसमें दो प्रमुख घाटियां हैं, भागीरथी मैदान और दून। आपसे पूछा जाए दून है वो कौन से हिमालय में है? कुमाऊं हिमालय में। अगर नॉर्थ साउथ डिवीजन में पूछे तो शिवालिक हिमालय में, है ना। कुल्लू, मनाली, कांगड़ा ये घाटियां भी कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में। कुल्लू कांगड़ी जो घाटी है वो कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय में, कुमाऊं का हिस्सा नहीं है। कुला कांगड़ी है वो। कश्मीर हिमालय की तुलना में यह वनस्पति अधिक है, लेकिन भूकंप और भूस्खलन का खतरा भी अधिक है। नेक्स्ट है मध्य या नेपाल हिमालय। हमने देखा इंडस और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, अब काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पड़ेंगे। पश्चिम में काली नदी है, पूर्व में तीस्ता नदी है, लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर है? इसी में है, नेपाल हिमालय में ही है या मध्य हिमालय में है। कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथन, धौलागिरी ये भी किसमें है? इसी में है। अब धौलाधार हमने पढ़ा और एक धौलागिरी। धौलागिरी नेपाल, धौलाधार भारत, है ना। धौलाधार हिमाचल प्रदेश। काठमांडू घाटी, पोखरा घाटी ये यहीं पर है ना। ऐसे ही कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। एक मरखा घाटी है, MURKHA, मरखा घाटी ये लद्दाख में है। मरखा घाटी लद्दाख में। इस क्षेत्र में लघु हिमालय को महाभारत लेक के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि महाभारता लेक निम्नलिखित में से किस हिमालय को कहा जाता है? नेपाल में लघु हिमालय को महाभारता लेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट असम हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय। अब तक हम देखते आए इंडस और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय। हो गए चारों के चारों। अब देखो यही सेम चीज इसमें लिखी हुई है। पूर्वी हिमालय मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और भूटान का क्षेत्र है ना। सिक्किम का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा इसमें। शिवालिक संरचनाओं की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर ये विशिष्ट है, कंटिन्यूअस नहीं है, सबसे ज्यादा असंतत है। अनुदैर्घ्य संकरी घाटियां बनती हैं, वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये अनुदैर्घ्य घाटियां वही लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जिनको हम क्या कहते हैं? दुआर्स कहते हैं। भारी वर्षा के कारण बहुत ज्यादा कटाव यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए विच्छेदित पहाड़ियां हैं। ठीक है, भूकंप हम बात है। अच्छा ये वाला जो फैक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 स्टार लगा लो। ये आरपीएससी ने पूछा नहीं है बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये जो सीक्वेंस है पश्चिम से पूर्व की ओर दी हुई है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर। सबसे वेस्ट में मोनपा पहाड़ी, फिर अबोर, फिर मिश्मी, फिर नीशी, फिर नागा। ये सीक्वेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी में और अभी तक पूछा नहीं है, तो पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, मैप में देख लेना, सारे के सारे मैप में मिल जाएंगे आपको। और एनसीईआरटी में तो नहीं है, गूगल ही करना पड़ेगा। ये कुछ दर्रे दिए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के। रोहतांग दर्रा ये भी पीर पांजाल रेंज में ही है, पीर पांजाल दर्रा भी पीर पांजाल में ही है ना। इंद्राहा दर्रा है, कुंजुम दर्रा, लमखागा दर्रा, चांसल दर्रा ये दर्रे हैं। इन पे बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, पूछती है तो बहुत इजी भी पूछती है। तो इनको देख लेना।
नेक्स्ट ये कुछ और दर्रे दिए हुए हैं, इनको देखिए आप। लेह और लद्दाख में हारदुंगला, थांगला या इसको तांगलांग भी बोलते हैं, अघिल दर्रा, लानक दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इमिसला, कौन किसको जोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा देख लो। और ये लिस्ट भी मैंने आपकी नोट्स में डाल दी है, वहां से आप और डिटेल में कर सकते हैं। ये कुछ और दर्रे दिए हुए हैं कश्मीर और लद्दाख के, कोंका, काराकोरम, लुंगलाचा, आर्सिमिक, नामिक, रेजांग, सासेर, शियाला, सिंगोला, स्पंगगुर, योंगला, बिलाफोंडला। बहुत रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख लेना, बस आइडिया हो जाए कि कौन सा कहाँ है। इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले डिटेल में करवा दिए हैं। उत्तराखंड में ट्रेले पास है, मंगशा धुर्रा है, देवसा पास है। इसके लिए अलावा हमने माना, नीति, लिपु लेक वो तो देख ही लिए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मयाली दर्रा है, नामा है, सिन पास है, धूमधार कंडी है, ये इंपॉर्टेंट है धूमधार कंडी, इसको देख लेना, उत्तराखंड में है ये। ऑडेन कॉल है, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है, अफगानिस्तान से इसको जोड़ता है। ऐतिहासिक सिल्क रूट का ये हिस्सा रहा है, बहुत सारे जो इन्वेजन्स हुए हैं वो भी इधर से ही हुए हैं। बोलन दर्रा बलूचिस्तान में है, और ये सीबी को क्वेटा से जोड़ता है। ये क्वेटा है, क्योटा नहीं है, क्योटा जो क्योटा प्रोटोकॉल वाला है वो जापान में है। मेहरगढ़ एक साइट है जो कि बोलन दर्रे के पास में स्थित है। तो ये वाली स्लाइड है, ये आपके एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं, इनको भी आप देख लो। तेला दर्रा, बॉमडीला बहुत इंपॉर्टेंट है, डी की जगह डी कर लो इसको, बॉमडीला ये इंपॉर्टेंट है। यांगियप, इसको यांगियप भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिहांग भी इंपॉर्टेंट है, दिहांग और दिबांग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट दिफू दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिफू। कुमजंग, पंगसो, चौकन दर्रा। अब हम जो हिमालय का पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और अब कुछ पहाड़ियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं, उनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी के हम सिर्फ नाम देख लेंगे। और ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि पहाड़ियां हैं वो एक साथ दिमाग में रहे, है ना। उसके बाद हम पठार मैदान और जो तटीय मैदान है या फिर हमारे आइलैंड्स हैं वो अलग से कर लेंगे। तो अरावली मैं आपको इसमें नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अरावली है वो आप राजस्थान ज्योग्राफी में डिटेल में देख लेंगे, तो मैंने डाला नहीं है, अदरवाइज वो भी इसी का हिस्सा ही है। सबसे पहले है गिरनार की पहाड़ियां, जूनागढ़ में है, गुजरात में। गिर पहाड़ियां, जो गिर नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, वो भी कहाँ है, गुजरात में ही है। ये गिरनार पहाड़ियों के साउथ ईस्ट में, जैसे गिरनार पहाड़ियां हैं, तो गिरनार पहाड़ियां और गिरनार पहाड़ियों के साउथ ईस्ट में यहाँ पे गिर पहाड़ियां हैं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी सर्कला याद रखना जरूरी नहीं है, मांडव हिल्स आप याद रखना काठियावाड़ में है। कुल मिला के गिरनार, गिर और मांडल सारी सारी कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट विंध्य पर्वतमाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विंध्य पर्वतमाला। यहां मान सकते हैं ना। अब ये जो विंध्यन पर्वतमाला है, आप देख पा रहे होंगे कि इसके उत्तर में
गंगा के मैदान है ना। दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है। इधर की नदियां या तो यहाँ बहेंगी या फिर यहाँ बहेंगी, और इधर वाली इधर या फिर इधर, है ना। इन दोनों में ऐसे ये क्या करता है, विंध्य पर्वत है वो एक जल विभाजक का काम करता है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में, है ना। यही सब लिखा हुआ है कि मालवा के पठार के दक्षिण में है ये, यहाँ पर मालवा का पठार है, और मालवा के पठार के दक्षिण में यहाँ पर विंध्या पर्वत है। पूर्व पश्चिम दिशा में नर्मदा घाटी के लगभग समानांतर चलता है, गुजरात से बिहार तक ये फैला हुआ है लगभग 1200 किलोमीटर में। दक्कन की उत्तरी सीमा बनाता है क्या, ये दक्कन का पठार है, इसकी उत्तरी सीमा बनाता है, और प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। कैसा पर्वत है ये, ब्लॉक पर्वत है, यानी खंड पर्वत। दो तरह के पर्वत होते हैं, वलित पर्वत और खंड पर्वत। तो ये किस तरह का है, खंड पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन हमने कहाँ पढ़ा था, सियरा नेवादा यूएसए में पढ़ा था, है ना। पुराने प्रोटेरोजोइक चट्टानों से बना है। किम्बरलाइट पाइप है यहाँ पर, किम्बरलाइट पाइप जहां जहां होंगे वहां पे हीरे के भंडार मिलेंगे आपको। पूर्व की ओर भरनर और कैमूर पहाड़ियों तक फैला हुआ है। भरनर और कैमूर पहाड़ियां है, किसका हिस्सा है, विंध्या पर्वत का। कैमूर रेंज विंध्य की पूर्वी श्रृंखला उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सोन और टॉन्स नदियों के बीच में है। अब देखो यहाँ पर ये जो विंध्या पर्वत है, इसके यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। इस नदी का क्या नाम है, नर्मदा नाम है। फिर यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला है, जैसे इसका विंध्या नाम है। ये कौन सी है, ये है सतपुड़ा। कौन सी पहाड़ी है ये, सतपुड़ा। इसके यहाँ पर एक और नदी बहती है, इसका नाम क्या है, तापी या ताप्ती। फिर यहाँ पर और पहाड़ियां हैं, उनका नाम है अजंता। अब इन चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लो। आप कहेंगे कि नदियां तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ ही नहीं है। नहीं, लिखा हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज लिखा है। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको फॉरेस्ट भी पढ़ने हैं, आपको नदियां भी पढ़नी है, आपको मिट्टी भी पढ़नी है ना। तो यहाँ पर विंध्या पर्वत, सतपुड़ा, अजंता, हो सकता है माउंटेन्स की सीक्वेंस पूछ ले, हो सकता है नदियों की सीक्वेंस पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले कि नर्मदा किन के बीच बहती है, तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच। तापी किसके बीच में, सतपुड़ा और अजंता के बीच में। या फिर ये पूछ ले कि जो सतपुड़ा है वो कौन सी नदियों के बीच में है, नर्मदा और तापी के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इमेज को अपने दिमाग में बैठा लो, है ना। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वत कैसा था, विंध्याचल जो पर्वत है वो ब्लॉक माउंटेन, और सतपुड़ा भी कैसा है, ब्लॉक माउंटेन। जो उत्तर भारत के माउंटेन्स हैं वो वलित हैं, और दक्षिणी भारत के लगभग माउंटेन्स वो कैसे हैं, ब्लॉक माउंटेन यानी खंड पर्वत है। कैसे पर्वत है, खंड पर्वत। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्लॉक पर्वत, है ना। तो इंग्लिश में भी याद कर लेना। विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में है, अभी देखा ना लास्ट में हमने, विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में है क्या, सतपुड़ा, हाँ दक्षिण में है। फिर क्या कह रहा है, नर्मदा और तापी के बीच में है, देख पा रहे हैं क्या, नर्मदा और तापी के बीच में ही है। तो ऐसे अगर आप इमेजेस दिमाग में बैठा लेंगे मैप की, तो आपको बहुत सारी चीजें है वो आसान हो जाएंगी, है ना। यह श्रृंखला पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियां, ये राजपीपला पहाड़ियां कहाँ पर है, गुजरात में है ना। तो गुजरात से शुरू होकर महादेव पहाड़ियों से होते हुए मैकाल श्रेणी तक लगभग 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यहाँ से आरपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा है कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है उनका सबसे पूर्वी जो एक्सटेंशन या सबसे पूर्वी विस्तार है वो कौन सी पहाड़ियां हैं, और उसमें आपके ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे, मैकाल पहाड़ियां दिया हुआ था, कैमूर पहाड़ियां दिया हुआ था। अभी हमने देखा था कि कैमूर पहाड़ियां हैं वो किसका विस्तार है, विंध्या का पूर्वी विस्तार है ना। और सबसे पूर्वी सतपुड़ा का विस्तार कौन सी पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी है। तो हो सकता है अगली बार
कैमूर पूछ लिया जाए तो तब विंध्या आ जाएगा। अब पूछा था तब सतपुड़ा पूछा था तो आंसर क्या आ गया था, मैकाल श्रेणी आ गया था, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा की, वो महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ है। अगर धूपगढ़ ऑप्शन नहीं मिला तो फिर हम आंसर क्या करेंगे, फिर पंचमढ़ी कर देंगे, है ना। अदरवाइज हमें धूपगढ़ ऑप्शन मिलेगा। धूपगढ़ की पीक जो है वो कहाँ पर है, महादेव पहाड़ियों में, और महादेव पहाड़ियां किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का हिस्सा है। अगर मान लो हमसे सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक पूछे तो भी हम धूपगढ़ करेंगे, महादेव का हाईएस्ट पीक पूछे तो भी हम क्या करेंगे, धूपगढ़ करेंगे, है ना। और चोटियां कौन सी हैं, अस्तंबा डोंगर, अमरकंटक, अशीरगढ़ दर्रा है यहाँ पर एक, नर्मदा और तापी घाटियां हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो अशीरगढ़ जो दर्रा है, हो सकता है इस तरह से पूछ लिया जाए कि ये अरावली में है, ये हिमालय में है, या फिर ये सतपुड़ा में है, या फिर ये विंध्या में है। तो आपको याद रखना है सतपुड़ा में स्थित है। ये रेंजेस मैंने दिखा भी दी है, हिमालय और ये सब हमने पढ़ ही लिया है। अरावली आप राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, है ना। ये यहाँ पर ये है विंध्यन रेंज, यहाँ पर ये सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पर अजंता रेंज है, ठीक है। आप सीक्वेंस देखिए, अब यहाँ है महादेव और यहाँ पर फिर मैकाल है और यहाँ कैमूर है। ये कैमूर जो है ये विंध्या का पूर्वी विस्तार है और मैकाल है ये सतपुड़ा का एक सबसे पूर्वी विस्तार है। फिर अगर अजंता के और दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे हमें बालाघाट रेंज मिलेगी, और इन बालाघाट और अजंता के बीच में श्री हरिश्चंद्र पहाड़ियां भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे ये हमारा वेस्टर्न घाट और ये वाला ईस्टर्न घाट। राजपीपला पहाड़ियां, अभी हमने देखा था कि सतपुड़ा है वो राजपीपला से मैकाल हिल, जो मैकाल हिल है वहां तक फैला हुआ है। तो कहाँ पर है ये, पूर्वी गुजरात में। और सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी भाग है, सतपुड़ा का सबसे पश्चिम भाग राजपीपला पहाड़ी और सबसे पूर्वी भाग कैमूर, सॉरी मैकाल, राजपीपला और इधर है मैकाल। और विंध्या का सबसे पूर्वी, वहां पर फिर कैमूर हो जाएगा, है ना। महादेव हिल्स अभी हमने देखा सतपुड़ा का भाग है, और इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, पचमढ़ी के पास धूपगढ़। नर्मदा और गोदावरी के बीच में जलग्रहण क्षेत्र है, तापी नदी का उद्गम स्थल भी यही है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। अगर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी धूपगढ़। अब कोई सतपुड़ा का हिस्सा है या फिर विंध्या का हिस्सा है तो बार बार मुझे ये आवश्यकता नहीं है ना बताने की कि ये फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक है ना, सारे ब्लॉक ही हो जाएंगे जो ब्लॉक का हिस्सा है। तो गाविलगढ़ की पहाड़ियां राजपीपला पहाड़ियों और महादेव पहाड़ियों के बीच में है, यानी कि पश्चिम में राजपीपला है और पूर्व में महादेव है, दोनों के बीच में ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं। मैकाल पहाड़ियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, यहाँ पे बैगा और गौंड जनजातियां भी मिलती हैं। अजंता पर्वतमाला ये कंप्लीटली महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना अजंता की जो पहाड़ी है कंप्लीटली महाराष्ट्र में है। गोदावरी और तापी नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक का निर्माण करती है। पूर्णा और पेनगंगा नदियां हैं वो अजंता पर्वतमाला से ही निकलती हैं। अजंता की गुफाएं तो यहाँ पर है ही, अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये मैप मैंने दोबारा डाल दिया है, फिर से देख सकते हैं। अजंता हिल्स, यहाँ पर महादेव हिल्स। नेक्स्ट है बालाघाट रेंज, अभी देखा लास्ट में, यहाँ पे बालाघाट है और यहाँ पर हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। पश्चिम महाराष्ट्र और कर्नाटक में है बालाघाट, मंजरा नदी यहाँ से निकलती है। हरिश्चंद्र रेंज है वो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये लास्ट दो टॉपिक बचे हैं आज के। पश्चिमी घाट जो है तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक, ये वाला हिस्सा पूरा, और इधर ये हमारा पूर्वी घाट। इसमें हम हमेशा ऐसे लाइन दिखाएंगे, इसमें ऐसे दिखाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि पश्चिमी घाट है वो कंटिन्यूअस है, सतत है, जबकि पूर्वी घाट असतत है,
असंतत भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। पश्चिमी तट के समानांतर ब्लॉक माउंटेन्स है, बार बार नहीं बोलूंगी कि ये पहाड़ी भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। वेस्टर्न घाट है, ब्लॉक माउंटेन्स है, विंध्यन और सतपुड़ा भी कैसे हैं, ब्लॉक माउंटेन्स है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इनमें फैला हुआ है। कहां से शुरू हो रही है, गुजरात से, गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, है ना। इसके साथ कोई केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे क्या, हाँ आएंगे। कौन कौन से आएंगे, दादरा और नगर हवेली, उसके अलावा पुडुचेरी भी आएगा क्या, दमन दीव तो अभी दादरा और नगर हवेली, दमन दीव उनको तो एक ही बना दिया है, पुडुचेरी भी आएगा, क्योंकि माहे जो क्षेत्र है ना वो कहाँ पर है, पश्चिमी तट पर है। पुडुचेरी का एक क्षेत्र है माहे जो कि पश्चिमी तट पे है, तो पुडुचेरी में भी फैला हुआ है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसका पश्चिमी ढलान है वो बहुत तीव्र ढलान है, और पूर्वी ढलान है वो धीमा ढलान है। और सह्याद्री में महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसुबाई। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो अन्नामलाई है, अनाईमुडी है अन्नामलाई हिल्स में। और अगर हम सह्याद्री की बात करें तो फिर क्या आ जाएगी, कलसुबाई। अगर महाराष्ट्र की भी पूछे तो कलसुबाई। अब इनके अलग अलग नाम, कहाँ पर क्या क्या नाम है वो एनसीईआरटी में दिए हुए ना, वो फॉलो करेंगे। कुछ कुछ लोग अलग अलग बताते रहते हैं, बट अपने को एनसीईआरटी बेस मानना है। सह्याद्री, महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। कर्नाटक और तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। केरल में अन्नामलाई और कार्डामम के नाम से, या इलायची पहाड़ियां भी बोल देंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपने को यही मानना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं और अधिक निरंतर भी हैं, कंटिन्यूअस भी है और हाइट भी क्या है, ज्यादा है। तो ये आपको याद रखना है, कंपैरिजन है वो बहुत बार पूछा जाता है, दोनों की तुलना से क्वेश्चन कई बार बनता है। अन्नाईमुडी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी कौन सी है, डोडा बेटा। जो अन्नाईमुडी है वो अन्नामलाई हिल्स में है, जो सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की भी और दक्षिणी भारत की भी। और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ये आपकी है नीलगिरी पहाड़ियों में। कहां पर है, नीलगिरी। दोनों को याद रखना है, अन्नाईमुडी अन्नामलाई हिल्स में, और डोडा बेटा कहां पर है, नीलगिरी में। सबसे ऊंची कौन सी है, अन्नाईमुडी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, या फिर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कलसुबाई, है ना। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अब पश्चिम घाट जो है इसमें अलग अलग पहाड़ियां हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, उनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुडान हिल्स भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको, बाबा बुदन हिल्स में। कहां पर है, कर्नाटक में। इतना ही याद रख लेना बस, कौन से जिले में है इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पर है ये, कर्नाटक में। सबसे ऊंची चोटी मुलायनगिरी, कौन सी है, मुलायनगिरी। बाबा बुदन है 17वीं शताब्दी के सूफी संत हुआ करते थे, और इनको ऐसा माना जाता है कि भारत में कॉफी लाने का श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। और ये जो कॉफी लेकर आए थे वो अरेबिका जो ब्रांड है वो लेकर आए थे। अरेबिका किस्म है ना इसकी कॉफी की, वो लाए थे सबसे पहले बाबा बुदन, है ना। तो इन्होंने कॉफी की शुरुआत है वो भारत में की थी, और बाबा बुदन की पहाड़ियों में कॉफी का उत्पादन है वो भी काफी ज्यादा होता है। इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा, कर्नाटक में, है ना। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों के जंक्शन पे है, ट्राई जंक्शन बनता है वहां पर है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं वो दोनों कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो कई बार पूछा गया है कि मिलन स्थान है वो
कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी और पश्चिम घाट का मिलन बिंदु है। ये भी कैसा है? एक ब्लॉक पर्वत है। वेस्टर्न घाट पूरा ही ब्लॉक है, तो ये भी ब्लॉक ही होगा। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। अच्छा, ये जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं पाल घाट के उत्तर में है। जैसे यहाँ पाल घाट है, पाल घाट के उत्तर में तो नीलगिरी है, और दक्षिण में अन्नामलाई। ये याद रखना। पालघाट कौन किन के बीच में है? नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी नॉर्थ में है, अन्नामलाई साउथ में है। अन्नामलाई का अर्थ होता है हाथी पहाड़ियां। क्या होता है? हाथी पहाड़ियां। और ये कहां पर है? नीलगिरी, सॉरी, ये केरल में है। और इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी इसका हाईएस्ट पीक है, जो दक्षिण भारत का सबसे हाईएस्ट पीक भी है, या सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत का हाईएस्ट पीक है। कार्डामम हिल्स, या इनको इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं, इलायची हिल्स, केरल और तमिलनाडु में है। कहां पर है? केरल और तमिलनाडु में है। पश्चिम घाट का सबसे दक्षिणी भाग है। ऐसे हो सकता है कि वहां पर लोकली कोई और पहाड़ियां भी हो, लेकिन अगर हम मेजर लेवल पे हम बात करें, या फिर हम इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वहां का स्टेट पीसीएस दे रहे होते, तो हो सकता है छोटी मोटी पहाड़ियां और भी होंगी, लेकिन मेजर डिवीजन अगर हम देखते हैं तो कार्डामम है वो सबसे दक्षिणी भाग माना जाता है वेस्टर्न घाट का। इलायची के नाम पे, वहां पे इलायची का उत्पादन काफी ज्यादा होता है उन पहाड़ियों में, इस वजह से ही इसका नाम इलायची पहाड़ी पड़ा है। कॉफी भी उगाई जाती है। नेक्स्ट है पलानी हिल्स, या पालनी हिल्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। अन्नाईमुडी चोटी के पूर्व में तमिलनाडु में वैगई नदी के उत्तर में है, और अन्नाईमुडी के ईस्ट में है। ज्यादातर डिंडीगुल जिले में है। जिला याद रखना जरूरी नहीं है, आप इसमें तमिलनाडु याद रख सकते हैं। कोडाई कैनाल जो है यहाँ का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, ये भी याद रख सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट। जैसे अभी हमने देखा कि जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिम तट के समानांतर है, ऐसे ही पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर। बट इसको मैंने ऐसे कटाफटा क्यों बनाया है? क्योंकि ये ऐसा ही है। जो पश्चिमी घाट है वो निरंतर है, सतत है, लेकिन पूर्वी घाट है वो निरंतर नहीं है, कटाफटा है। क्यों कटाफटा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, वो डेल्टा बनाती हैं, तो कहीं पहाड़ी है फिर डेल्टा आ जाता है, फिर पहाड़ी आ जाती है, तो इस टाइप से है ना। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अगर हम बात करें ना एनसीईआरटी की, तो वहां पर अभी भी जो अभी लेटेस्ट एडिशन आ रहे हैं ना 26-27 के या 25-26 के एडिशन था एनसीईआरटी का, उनमें भी महेंद्रगिरी ही लिखा हुआ है। बट प्रेजेंट अगर सोर्सेज, बाकी अगर करंट अफेयर्स या उन चीजों की हम बात करें, तो जिंदगढ़ा जो है वो हाईएस्ट पीक है ना। तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर चूज करना है। अगर ये पूछे कि ये बताए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी है, तो हम उस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी और जिंदगढ़ा दोनों दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी ऊंची चोटी है, और ऑप्शन 2 ऑप्शन और कोई और भी हो, तो फिर हम जिंदगढ़ा ऑप्शन करेंगे। ठीक है। महानदी से वागई नदी तक पूर्वी तट के लगभग समानांतर चलती हैं ये। जैसे उसमें हमने देखा कि तापी नदी से शुरू होकर कन्याकुमारी तक है, ऐसे ही पूर्वी घाट महानदी से वागई नदी तक। अगर स्टेट्स की बात करें तो ओडिशा से तमिलनाडु तक। सिमिलरली वेस्टर्न घाट है वो गुजरात से लेकर, जैसे हमने देखा था, केरल तक फैला हुआ था। ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच लगभग गायब हो जाती है, इसीलिए तो ये कटी फटी है, असंतत है। इसमें भी कुछ रेंजेस हैं, जैसे नल्ला मल्ला और अर्रा मल्ला। नल्ला मल्ला कौन सी है? नल्ला मल्ला और इर्रा मल्ला। नल्ला मल्ला और ये पेनार और कृष्णा नदियों के बीच में है।
कहाँ पर है? पेनार और कृष्णा नदियों के बीच में है, या फिर हम ये कह दें कि कोरोमंडल तट के समानांतर है। हम मालाबार, कोरोमंडल ये तट देखेंगे बाद में अगली क्लास में। अर्रामल्ला नल्ला मल्ला के पश्चिम में है, यहाँ पर है अर्रामल्ला। अगर इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाए। और नेक्स्ट है वैलीकोंडा, वैलीकोंडा यहाँ पर है। ठीक है, इनका वेस्ट से ईस्ट अगर सीक्वेंस पूछे या ईस्ट से वेस्ट सीक्वेंस पूछे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अर्रामल्ला, नल्ला मल्ला और वैलीकोंडा। इनके नाम ही इंपॉर्टेंट है, इनके हाईएस्ट पीक या बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पालकोंडा रेंज, ये भी पेन्नारू और पालर नदियों के बीच में चाप के आकार की, ऐसे इस तरह से ऐसी आकृति की पहाड़ी है। नगरी हिल्स या नागरी हिल्स, इसका आंसर राजस्थान बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे राज सिंह सैली में भी कई लोगों ने आंसर लिख दिया था ना, तो वैसा ही है। नागरी हिल्स आंध्र प्रदेश में है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ऐसे जावड़ी हिल्स, ये वेल्लार जिले में तमिलनाडु में है, तमिलनाडु ही याद रखना है आपको। सेवरॉय हिल्स, ये जावड़ी के भी साउथ में है। तमिलनाडु में वेल्लार और पोन्यार नदियों के बीच क्लेम जो शहर है उसके आसपास है। ये जो सलेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम लिग्नाइट के बारे में जब पढ़ेंगे तभी बहुत काम आएगा। पचमलाई हिल्स, पचाई का मतलब होता है हरा और मलाई का मतलब होता है पहाड़ियां, हरी पहाड़ियां हैं ये। कावेरी और वेल्लार नदियों के बीच में है, तमिलनाडु में है, ये भी सिर्फ नाम ही आपको देखना है। तिरुमलाई, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां थी जो हमने एक एक करके देख ली हैं। अब कुछ दर्रे हैं, इनको भी आपको देख लेना है। वैसे तो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हैं वो बहुत कम चांस से पूछे जाने के, बट कभी कभी पूछ भी लेता है। पालघाट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो हम ये दर्रे देख लेते हैं। पहला है सिनकोटा गैप। कौन सा है? सिनकोटा गैप तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। सिनकोटा किसको जोड़ता है? तमिलनाडु को केरल से। ये तो हो गए राज्यों के नाम, हो सकता है जगह पूछ ले। तो ये तमिलनाडु में मदुरई को केरल के कोट्टायम से जोड़ता है। कौन सा गैप? सिनकोटा गैप। ठीक है, ये पश्चिम घाट का दूसरा सबसे बड़ा दर्रा है। तो पहला कौन सा है? पाल घाट है पहला। दूसरा कौन सा है? सिनकोटा। अब हम देखते हैं दूसरा, भौर घाट। दूसरा कौन सा है? भौर घाट। चौल, रेवदंडा, पनवेल आदि बंदरगाहों को जोड़ने के लिए 7 वाहनों द्वारा विकसित किया गया। अपनी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फैक्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है आपको हिस्ट्री में काम आ जाए। हिस्ट्री में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसको जोड़ता है? मुंबई और पुणे को। मुंबई और पुणे को कौन जोड़ता है? भौर घाट जोड़ता है। मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है। नेक्स्ट थाल घाट ही है। इसे थुल घाट या कसारा घाट भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मुंबई और नासिक को ये जोड़ता है। नेक्स्ट है पाल घाट, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर को और केरल में कोच्चि को। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जो पाल घाट दर्रा है, इस पाल घाट दर्रे के उत्तर दक्षिण में हमने कोई पहाड़ियां देखी थी क्या? हाँ, इसके उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियां देखी थी और दक्षिण में हमने अन्नमलाई की पहाड़ियां देखी थी। तो उनको अलग करने का भी काम करता है। ठीक है, लास्ट है नाने घाट या नाना घाट। ये महाराष्ट्र में है, पुणे को जुन्नार से जोड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ दर्रे थे, इनमें से पाल घाट, थाल घाट, सिंकोटा, ये तो आपको एटलीस्ट, और एक भौर घाट, ये तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए ना। सिंकोटा भी इम्पोर्टेंट है। नाने घाट एक बार के लिए आप छोड़ सकते हो, बाकी चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक भी है। तो आज की क्लास इतनी ही काफी लंबी हो गई है और आई थिंक आज थोड़ा वॉइस में भी दिक्कत हुई होगी आपको, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अगली क्लास में हम पठार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे
और इसके साथ ही मरुस्थल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे। और इसके साथ ही जो द्वीप समूह है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आज भी मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी की ही चीजें 9th और 11th में दोनों को मिला के काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।